A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. So today I will tell you how to write a good reports in social work. Whether you are pursuing your bachelor degree in social work or master's degree in social work, you can follow these steps to write a good report. Okay, it doesn't matter whether you are pursuing your bachelor degree or master's degree from distance mode or regular mode. You can use these steps to write a good report in social work. So let's start. So I will start from the beginning. Thus you can write your name in the beginning. Mine, if I'm taking my example, so I'm writing my name Muhammad Nadeem. Okay, name of the agency, wherever you are placed you can write the name of the agency. If I am talking about myself, so I am writing my agency where I am placed. I am placed in India Vision फाउंडेशन. ओके, नेम ऑफ द कॉलेज सुपरवाइज़र, कॉलेज सुपरवाइज़र का नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जैसे मेरे कॉलेज के सुपरवाइज़र का नाम है प्रोफेसर नीना पांडे. ओके, यू कैन राइट योर कॉलेज सुपरवाइज़र नेम. नेम ऑफ द एजेंसी सुपरवाइज़र, एजेंसी सुपरवाइज़र के जो भी नेम है आप यहाँ पर उनका लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको ब्लैंक कर देते हैं या फिर ABC कर देते हैं. जो भी आपका नेम है एजेंसी की सुपरवाइज़र के आप यहाँ पर लिख सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेट. जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर डेट भी मेंशन करें रिपोर्ट की. जैसे आज की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हम आज की डेट डालते हैं 23/12/2022. ओके, ये डेट हमने मेंशन कर दी आज की, और डेट भी जो भी डे था उस दिन फ्राइडे. ठीक है, फ्राइडे है आज तो हमने फ्राइडे का एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर मेंशन कर दिया. अब हम बात करते हैं प्लान ऑफ द डे की. ठीक है, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्लान्स होने चाहिए पूरे डे के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पर 6 आवर्स स्पेंड करने होते हैं. एजेंसी के अंदर आपको 6 आवर्स स्पेंड करने होते हैं. ठीक है, और ये वेरी कर सकता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है डे का आवर्स का स्पेंड करना. बट मैं DSSW या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 6 आवर्स पर डे आपको स्पेंड करने होते हैं इस फील्ड में, एजेंसी में. ठीक है, तो प्लान ऑफ द डे आपका जो भी प्लान है, फॉर एग्जांपल जो इंडिया विजन फाउंडेशन है वो प्रिजन सेटिंग्स या करेक्शनल सेटिंग्स में वर्क करती है. तो उसमें आपका अगर सपोज करो कि आपका डासना प्रिजन का विजिट है, जैसे हमारा डासना प्रिजन का विजिट हुआ था, तो उसमें मेरा क्या प्लान था, मेरा प्लान क्या रहेगा आज पूरे दिन का कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ. तो मैं उसमें लिखूँगा कि मैं विज़िट कर रहा हूँ क्या, डासना प्रिजन विज़िट करना है. ठीक है, वहाँ के मोडस ऑपरेंडी को जानना है, नहीं वहाँ के जो है डासना प्रिजन को मिलना है, और वहाँ की साथ ही साथ जो है वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पर इनमेट्स हैं, इनमेट्स की जो है इनमेट्स से इंट्रैक्शन करना है. ठीक है, इंट्रैक्शन करना है इनमेट्स के साथ, और साथ ही जानना है कि अंडर ट्रायल्स कितने हैं वहाँ पर. ठीक है, अंडर ट्रायल्स के बारे में मुझे जानना है कि अंडर ट्रायल्स इनमेट्स कितने हैं वहाँ पर. ठीक है, ये मेरा प्लान ऑफ द डे रहेगा. ठीक है, उसके बाद लास्ट में कि रिपोर्ट करना है मुझे किसको, अपने एजेंसी सुपरवाइज़र को फिर मुझे रिपोर्ट करना है कि हमने वहाँ पर क्या देखा, क्या किया, वो सारा कुछ. ठीक है, ये मेरा प्लान ऑफ द डे हो गया. उसके बाद कि वहाँ मेरा डासना प्रिजन का जब मैं गया तो वहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज माय ऑब्जेक्टिव. जब मैं फील्ड पर गया तो मेरा इन सबसे प्लान ऑफ द डे जो मैंने डिसाइड किया है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. तो डासना प्रिजन विजिट करना है, वो पिकनिक की जगह तो है नहीं जो विजिट करना है. तो वहाँ पर जाने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ की जो है प्रॉब्लम्स को जानना, वहाँ के चैलेंजेस को जानना कि क्या क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पर, और प्रॉब्लम्स को जानना. ठीक है, जो मैंने खुद से फील किया वो ये था कि वहाँ का जो स्ट्रेंथ है डासना प्रिजन का, वो स्ट्रेंथ ये है कि इतना वहाँ पर लोग, वहाँ कैपेसिटी है उसकी और जेल की कि इतने लोग वहाँ पर रह सकते हैं. बट अभी करंट वहाँ पर कितने लोग हैं, 5553, जो वहाँ के बोर्ड पर मेंशन था कि इतने लोग यहाँ पर, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इतने लोग हैं. स्पेस कितने का है, 7/3, और वहाँ पर लोग कितने हैं, 5553. कितने ह्यूज है, मतलब कितना ह्यूज नंबर है, डबल ट्रिपल है उससे जितना होना चाहिए. ठीक है, ये सब वहाँ पर मैंने जाना, चैलेंजेस क्या हैं वहाँ इनमेट्स के. साथ ही साथ जो है मेरे वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोग हैं जो उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ताकि मैं ये जान सकूँ इंट्रैक्शन के दौरान. साथ ही मैं ये भी जानूँ कि एज ग्रुप के कौन से एज के ग्रुप के जो लोग हैं वहाँ पर ज़्यादातर
अंडर ट्रायल्स हैं या फिर प्रिजन कन्विक्टेड हैं, जितने एज सेट क्या है उनका, मेजरली एक एवरेज एज सेट क्या है वहाँ पर जब इनमेट्स हैं उनका। साथ ही मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा, क्योंकि मेरा इलेक्टिव था CJSW मतलब CJSW क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क, तो मेरा ये इलेक्टिव भी था। तो मेरा ये भी रहेगा, मैंने काफ़ी थ्योरीज़ वगैरह पढ़ी हैं, तो वो कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, सोशोलॉजिकल थ्योरी या फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी या इकोनॉमिकल थ्योरी ये या फिर पॉलिटिकल थ्योरी, वो कौन सी थ्योरीज़ हैं जो फिट होती हैं किसी भी इनमेट पे, या कौन सी थ्योरी जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सी ज़्यादा थ्योरी जो मतलब एकदम से दिखती है वहाँ पर कि हाँ इसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, ताकि हमें पता लग सके। ठीक है, वहाँ पर सोशल गेन के लिए किसी ने क्राइम किया था, या पॉलिटिकल गेन के लिए किसी ने क्राइम किया था, या फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस था इसलिए वो क्राइम हो गया था, वो सब चीज़ें हुई तब मैं देख सकूँ मैं, ताकि अच्छे से। तो ये क्या रहा था मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेंगे किसमें, उस डासना प्रिजन के। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मेरा स्टेप्स हैं, धीरे धीरे आप स्टेप्स नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पर आएगा वर्क डन शुरू। वर्क डन में हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आप जब एजेंसी में आप जहाँ पर पहुँचे, आप जब डासना प्रिजन में पहुँचे, आपने क्या किया, फिर आपने उसके बाद कैसे लोगों से इंटरेक्शन किया, उनके जो नाम वगैरह हैं आप अपनी रिपोर्ट्स में भी कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, रखना चाहिए आपको, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है सोशल वर्क का प्रिंसिपल, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, उनके नाम वगैरह को डिस्प्ले ना करें, ठीक है, नाम वगैरह आप डिस्प्ले ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्क डन, आपने कितने लोगों से मिले, आपने क्या उनसे बातें की, क्या उनके चैलेंजेस थे, क्या उन्होंने डिस्कस किया आपसे। ठीक है, वो अभी क्या नया कुछ सीख रहे हैं, क्या उनके बिहेवियर में कुछ नया चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या उनको अपने किए हुए कुछ पछतावा है, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किस एक्टिविटी में उनको इंगेज रखती है ताकि उनका जो है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो सके। ठीक है, ये आपने पूरा वर्क डन आपका रहा। पूरा वर्क डन के लिए मैं बता दूँ कम से कम आपको 400 to 500 वर्ड्स जो हैं आपको कम से कम लिखने ही चाहिए। 400 to 500 वर्ड्स जो हैं आपको लिखने ही चाहिए, कम ये मिनिमम है, तो 400 तो, या इससे ज़्यादा 500 तक भी मिनिमम है, 500 वर्ड्स मिनिमम, और मैक्सिमम आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके ये आपका वर्क डन रहा। उसके साथ साथ आपका ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन, आप जब प्रिजन के, फॉर एग्जांपल हम प्रिजन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, हम प्रिजन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या ऑब्जर्वेशन क्या हुई, हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि सपोज़ करो कि वहाँ पर जो है 18 to 35 या 25 का जो एज सेट है वो ज़्यादा लोग हैं, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, दूसरा हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ओवर क्राउडेड है, बहुत ओवर क्राउडेड है, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है वहाँ को लेकर। ठीक है, और साथ ही हम देखेंगे क्या कि वहाँ का जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या रवैया है उन इनमेट्स को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एटीट्यूड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वेशन रहेगा। ठीक है, मेरा ऑब्जर्वेशन इन चीज़ों को लेकर रहेगा, फिर उसको एनालिसिस करना। ठीक है, ये आप सब किस में लिखते हैं, ये लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस में। लास्ट में सेकंड लास्ट थिंग्स इज प्रिंसिपल्स एंड टूल्स यूज्ड इन फील्ड वर्क। जो भी प्रिंसिपल सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स हैं होते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा प्रिंसिपल हैं सोशल वर्क के प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर सोशल वर्क के टूल्स, सोशल वर्क के प्रिंसिपल हैं या फिर टूल्स हैं या फिर मेथड्स हैं, आपने कौन से मेथड्स यूज़ किए प्रिंसिपल के आप फील्ड के दौरान। हम अपना वही प्रिजन वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस है सोशल वर्क में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे सभी को ये है, हम सब जानते हैं कि जितने भी लोग प्रिजन में हैं वो एक्यूज्ड हैं या कन्विक्टेड हैं या फिर अंडर ट्रायल हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा 100% सभी कन्विक्टेड हैं, सभी मतलब सभी अपराधी हैं, गिल्टी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ वो अंडर ट्रायल भी हैं, कुछ लोग फ्रेम भी कर दिए गए हैं, तो कुछ अलग अलग सिचुएशंस के वजह से अलग अलग कारण की वजह से वो लोग वहाँ पर हैं। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस कहता है कि उनको एक्सेप्ट करना जैसे कि वो हैं, ना कि ऐसा जैसा तुम उन्हें चाहते हो वो तुम्हारे सामने बन के आए और तुम फिर उनको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस ये बात कहता है। अब जब हम प्रिजन में गए तो वहाँ पर सभी जो अभी हमारा एक परसेप्शन है, एक एटीट्यूड है, हमारा जो देखने के स्टीरियोटाइप्स हैं वो ये हैं कि जो भी लोग जेल में हैं वो सब क्या हैं, वो गिल्टी हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। वो क्या हैं, सभी वो क्रिमिनल्स हैं, तो इसलिए हम उनसे बात नहीं करना है, उन्होंने बहुत गलत किया समाज में इसलिए वो वहाँ पर पहुँचे, किसी के साथ गलत किया इसलिए वहाँ पर पहुँचे। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस क्या कहता है कि नहीं, हमें उनको भी एक्सेप्ट करना है और साथ ही उनके रिफॉर्मेशन के लिए भी बात करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो मैंने अभी ऊपर भी बात करी है, क्या है सोशल वर्क के प्रिंसिपल हैं सब। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इनके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको देखना हो तो आप लिख सकते हैं यूट्यूब पर भी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क बाय नदीम, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द वीडियो। बस मैं एलोबरेटिव वे में आप इन सब को प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल, तो हमने बात की सोशल वर्क के। सोशल वर्क के टूल्स भी होते हैं, जिसमें टूल्स में जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, रिकॉर्डिंग है, या फिर आपने जो सा होम विजिट किया है कहीं पर, है ना, होम विजिट करना, ये सब क्या है, ये टूल्स हैं किसके, सोशल वर्क के टूल्स हैं। मेथड्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेथड्स जैसे आप सभी को पता होगा, जैसे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है सोशल एक्शन, ठीक है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और लास्ट इज सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च, ये क्या है, सोशल वर्क के मेथड्स हैं, ये सभी सोशल वर्क के मेथड्स हैं। तो हमने अब इनको देखते हैं कि हमने प्रिजन के अंदर किस तरीके से यूज़ किया। अगर सपोज़ मैंने किसी एक इंडिविजुअल से बात की है, तो वो मैंने क्या किया है, सोशल केस वर्क किया है। फॉर एग्जांपल कोई अंडर ट्रायल है, उसके कोई लीगल एड उसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं या लॉ फर्म्स ऐसी हैं जो लीगल एड प्रोवाइड कराती हैं पर्टिकुलर ऐसे लोगों को जो बिलो, मतलब कि जो बीपीएल कैटेगरी से आते हैं, या फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ख़राब है, तो ये पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, तो उनको प्रोवाइड कराते हैं लीगल एड। तो उनको वहाँ से अंडर ट्रायल हैं, जो उनके पास वकील नहीं कर पाते हैं वो, या फिर उनको किसी और चार्जेस की वजह से वहाँ पर अंडर गए हैं, तो हम लीगल एड का ध्यान, लीगल एड को यूज़ करते हुए अगर हम उनको कनेक्ट करा देते हैं वापस से, और उनकी बेल करा देते हैं कोर्ट से, तो ये हमारा पूरा क्या होगा, ये हमारा पूरा केस वर्क हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप वर्क हम किस तरीके से कर सकते हैं प्रिजन में, जो भी लोग वहाँ पर हैं, जिनको भी सेंटेंस हुआ है 7 साल का, 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, हम उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, किसी क्राइम को वो कमिट करके आए हैं तो हम उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए या फिर रीइंटीग्रेशन करने के लिए उनकी सोसाइटी में उनको कोई स्किल सिखा सकते हैं वहाँ पर प्रिजन के अंदर, ठीक है, स्किल सिखा सकते हैं। या फिर उनमें कोई टैलेंट है तो हम उसको देख सकते हैं, टैलेंट भी हम उनका देख सकते हैं। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रुप वर्क, हम उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए भी हम उनको बिहेवियर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो भी उनका मान के चलो एग्रेसिव बिहेवियर है या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर है जिसके वजह से वो क्राइम कमिट हुआ, तो इस तरीके की चीज़ें भी हम वहाँ पर उनको केस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम लार्ज सेक्शन पर, अगर हम लार्ज लेवल पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर हम लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर, अगर हम उनमें कुछ एक स्पेसिफिकली अगर कोई हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम मान लो हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं, हम उनको सिखाना चाहते हैं कि जूट के प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं, हैंडमेड जूट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बोरीज वगैरह जो होती हैं इसमें, जिनमें कुछ गेहूँ वगैरह ये सब चीज़ें रखे रहते हैं। तो इस तरीके के जो जूट है उनसे बने हुए प्रोडक्ट वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं और जो है उनका बेनिफिट भी है अदर मीन्स के थ्रू भी, ठीक है। तो हम उन्हें जूट के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। तो जूट के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि उनको लिवलीहुड हम से कह सकें, ताकि वो अपने कमाने के लिए जब वहाँ से रिलीज़ हों तो अपने वर्क कर सकें अच्छे से। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि जो बाहर मार्केट में बन रहा है मटेरियल, उसको हम इनके थ्रू बनवाकर उसको हम सस्ते रेटों में भी मार्केट में भेज सकते हैं। या आपने देखा भी होगा, ये लिवलीहुड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर लोगों को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखा कि ये लोग अनस्किल्ड हैं, तो उनको हम स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं मास लेवल पर। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अलग जैसे सोशल एक्शन है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो और अलग अलग पॉइंट है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए उनके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरी यूज इन फील्ड वर्क। जो भी आपने थ्योरी क्लास के अंदर पढ़ी है, चाहे वो केस वर्क से रिलेटेड थ्योरी थी या फिर ग्रुप वर्क से रिलेटेड कोई थ्योरी थी या कम्युनिटी से रिलेटेड कोई थ्योरी थी या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या सोशल एक्शन से रिलेटेड या सोशल रिसर्च से रिलेटेड या सोशल जस्टिस, आपने जो भी थ्योरीज पढ़ी हैं आपने उनको फील्ड में कैसे इस्तेमाल किया है तो फिर आप उसको डिस्कस करें, ठीक है। आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी थ्योरी जैसे साइको डायनामिक थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड ने जो दी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। ये तो है साइकोलॉजिकल थिंकर, साइकोलॉजिकल स्कॉलर हैं, इन्होंने ये थ्योरीज दी हैं, ठीक है। आपने अगर ये यूज़ की हैं तो आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करेंगे,
आप फिर बताएंगे फ्यूचर प्लान, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, आपका फ्यूचर प्लान जो है वेरी करेगा। आपका फ्यूचर प्लान ये हो सकता है कि आप जो है नेक्स्ट टाइम कभी प्रिजन विजिट करेंगे तो आप उसके लिए एक मॉड्यूल तैयार करके लाएंगे, ठीक है। या फिर आप जो प्रॉब्लम आपने देखी है, जो आपने प्रॉब्लम वहाँ पर प्रिजन के अंदर देखी है, आप उसको अपने कॉलेज सुपरवाइज़र के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने किया था, जब मैंने पहली बार गया वहाँ डासना प्रिजन के अंदर, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर हम एक्चुअली, एक तो डे था हमारा दिवाली सेलिब्रेशन के लिए हम गए थे, तो वहाँ पर मैंने देखा तो क्राउड बहुत है वहाँ पर, और वहाँ पर स्किल ट्रेनिंग्स भी अंदर चल रही हैं। जैसे कि किसी को बार्बर का काम सिखाया जा रहा है, किसी को जो है उसका एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाया जा रहा है, या फिर किसी को क्या कंप्यूटर क्लासेस दी जा रही हैं, और इस तरीके से सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो वहाँ पर मेरा मैम से क्वेश्चन ये था कि अगर हम जेल को भी इतना फेवरेबल बना देंगे कि जो लोग फिर क्राइम करने से रुकेंगे नहीं, क्राइम करने में डरेंगे नहीं, अगर वहाँ पर भी इस तरीके से उनको सख्ती से या इस तरीके से पेश नहीं किया गया, तो ऐसा मतलब क्राइम करने से लोग रुकेंगे नहीं। मैम ने बोला कि जेल जो है अब वो पनिशमेंट के लिए नहीं है, डिटेरेंस के लिए नहीं, जेल जो है डिटेरेंस के साथ साथ जो है ये रिफॉर्मेशन की भी बात करता है। रिफॉर्मेशन किस चीज़ में, रिफॉर्मेशन करना है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में। जैसे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, सोशोलॉजिकल थ्योरी हैं, स्विट्जरलैंड की थ्योरी है, वो क्या कहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो है बोर्न क्रिमिनल नहीं है, कि पैदाइशी कोई भी क्रिमिनल नहीं है, वो सब जो है आसपास की सराउंडिंग से सीखता है, या फिर कोई सोशल सिचुएशन ऐसी होती है जिसके वजह से क्राइम कमिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा क्रिमिनल नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर रहा है उसने, जो कि काफ़ी मास लेवल पर सोसाइटी को डिस्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। और आपने एक कॉन्सेप्ट और सुना होगा, रेस्टोरेटिव जस्टिस। रेस्टोरेटिव जस्टिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम। रेस्टोरेटिव जस्टिस में क्या है, रेस्टोरेटिव जस्टिस में बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात होती है, और साथ ही इसमें विक्टिम, क्लाइंट और कम्युनिटी, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये जो है रेस्टोरेटिव जस्टिस वर्क करता है। इसमें जो अगर, लेकिन ये रेस्टोरेटिव जस्टिस हर केस में पॉसिबल नहीं है, किसी पिटी ऑफेंसेस में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर केस में पॉसिबल ये नहीं है रेस्टोरेटिव जस्टिस। बट इसके बारे में किसी और एक वीडियो में आपको डिफाइन अच्छे से बताऊंगा क्या है ये, ठीक है। फिर मैम ने मुझसे बोला कि हम वहाँ पर उनका रिफॉर्मेशन कर रहे हैं, ताकि वो जो है सोसाइटी में दोबारा से री इंटीग्रेट हो सके, रिहेबिलिटेशन उनका दोबारा अच्छे से हो सके, और रेसिडिविज़म को कम किया जा सके। रेसिडिविज़म का मतलब क्या होता है, रेसिडिविज्म का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल ए है, उसने कोई क्राइम कमिट किया, और क्राइम कमिट करने के बाद वो कहाँ गया, प्रिजन में, वो प्रिजन में आ गया, ठीक है। वो प्रिजन में उसकी 2 साल की उसकी क्या थी, सेंटेंस था उसका, 2 साल की जेल थी, वो सज़ा थी। तो उसके बाद वहाँ से कंप्लीट बाहर करके जब वो फिर बाहर आ जाता है, पर्सन प्रिजन से बाहर आ जाता है, तो फिर वो कोई ऐसा क्राइम कर देता है किसी सी के साथ, बी के साथ, जो कि फिर उसको दोबारा जेल में जाना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं रेसिडिविज्म, यानी कि जो लोग जा रहे हैं वो वापस क्राइम कमिट कर रहे हैं सोसाइटी में, फिर वापस जेल में आ रहे हैं। तो हमें उस बिहेवियर को भी ठीक करना है, लोगों के रेसिडिविज्म को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, ताकि जो लोग यहाँ पर हम एक बार उनका रीइंटीग्रेशन, रिहेबिलिटेशन अगर अच्छे से करा पाते हैं सोसाइटी के अंदर दोबारा से, ताकि उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन करा सकें, तो जिससे कि वो अपने फ्यूचर की आगे की लाइफ है उसको अच्छे से जी सकें, और सोसाइटी में एक हार्मनी और सोशल फंक्शनिंग, सोशल रिलेशनशिप अच्छे लेवल पर होती रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बिहेवियर को चेंज करते हैं। उनको स्किल नहीं है, कोई मान के चलो किसी ने अनएम्प्लॉयड होने की वजह से कोई क्राइम कमिट कर दिया, चोरी कर लिया, कुछ और कर लिया, तो हम उसको स्किल सिखा देते हैं, ताकि वो स्किल सीख ले, जिससे कि वापस जब सोसाइटी के अंदर बैठ जाए तो मार्केट में कुछ काम करके अपने आप का सर्वाइव कर ले, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई है कॉन्सेप्ट, इसलिए बोलते हैं रिफॉर्मेशन। आज की डेट में इनको रिफॉर्मेशन सेंटर भी बोलते हैं प्रिजन सेटिंग्स को, ठीक है। आई होप कि आप समझे होंगे जो भी मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए समझाया, मैंने अपने फील्ड वर्क एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है, ठीक है। हम देखो इसमें देख लेते हैं पूरा किस तरीके से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ से लिया मैंने यहाँ शुरू किया, नेम आपका जो भी नाम है, फिर उसके बाद नेम ऑफ द एजेंसी जहाँ भी आप प्लेस्ड होंगे, नेम ऑफ द कॉलेज सुपरवाइजर का नाम, फिर उसके बाद नेम ऑफ द एजेंसी सुपरवाइजर, डेट, डे, प्लान ऑफ द डे, जो भी आपका प्लान रहा है उस दिन का वो आप लिखें, उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्या है उसके प्लान के, साथ ही वर्क डन, जो भी आपने वर्क किया है वो, साथ ही ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन रही है ड्यूरिंग फील्ड वर्क, और एनालिसिस जो आपने किया, अपना खुद से अपने इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं
के बारे में, आपने इंट्रोस्पेक्ट किया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, कंडीशन को, तो वो आपका क्या कहता है, तो उसको एनालिसिस। ठीक है, प्रिंसिपल जो भी आपने यूज़ किए फील्ड वर्क के दौरान, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अभी, थ्योरीज यूज़ जो आपने फील्ड वर्क के दौरान किए हैं, जो क्लास में पढ़ाई गई हैं अगर यूज़ की है तो, और फ्यूचर प्लान, ये होता है पूरे रिपोर्ट का एंड। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे इसको अच्छे से। ठीक है, एक बार पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको इसको। तो ये इस तरीके से आपकी रिपोर्ट्स फिर इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है जिस तरीके की जो सोशल वर्क से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फील्ड वर्क के दौरान, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।